सबको उठाकर खुद पे नाज कर। आज कार्यक्रम में कुर्सी का सरताज कौन, आपको दिखाएंगे स्पेशल पेशकश। 4 लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए बैक टू बैक। मधुसूदन शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजनीतिक एक्सपर्ट, सीधे मथुरा रुख करेंगे। निखिल भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सब लोगों से तमाम वो चर्चा करेंगे जो राजनीतिक इस समय माहौल बना हुआ है, तमाम राजनीति की चर्चा करेंगे इन तीनों लोगों से। चौथे लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। इन चारों लोगों से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा मैं मधुसूदन शर्मा जी से। मधुसूदन शर्मा जी, इस समय राजनीति का क्या कुछ माहौल आप देख रहे हैं मथुरा में, राजनीतिक एक्सपर्ट होने के नाते? है और मथुरा में सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब जनता भी बहुत समझदार हो गई है। जनता भी ये जानती है कि किसने क्या किया। उस जनता हर प्रत्याशी के काम का आकलन कर रही है और उस आकलन के तहत जनता वोट देगी। लेकिन हर प्रत्याशी का दावा यह है, अच्छा कुछ ऐसे मुद्दे हैं वो सभी प्रत्याशी ले रहे हैं, चाहे वो भाजपा का गठबंधन कांग्रेस से हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे वो सत्ता जो वर्तमान में यूपी की है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी। एक यहाँ मथुरा में सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है वो है यमुना शुद्धिकरण। उस यमुना शुद्धिकरण के मुद्दे को हर प्रत्याशी ले रहा है। अब देखना यह है कि हर प्रत्याशी ने उसको कहा है शुद्धि कराएंगे। अब यमुना क्या यूपी हिंदुस्तान में विशेषकर मथुरा में एक बहुत बड़ी बेरोजगारी समस्या है। अब उस बेरोजगारी की समस्या के लिए किसी भी प्रत्याशी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं दिखाया कि हम कोई ऐसा यहाँ एक बहुत बड़ा कल पुर्जे कारखाना लगाएंगे, यहाँ हम कोई बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री लगाएंगे। अब एक ही मुद्दे को सभी प्रत्याशी ने, तो विवेकी मैं नहीं समझता कि जनता के सामने एक ही मुद्दा आया सभी प्रत्याशी ले रहे हैं। ठीक है, यमुना शुद्धिकरण होनी चाहिए, उससे सबको लाभ मिलेगा, लेकिन कितने सफल होते हैं इससे पहले बहुत लोगों ने दावे किए। उससे पहले यहाँ कई सांसद रहे हैं, जो वर्तमान सांसद हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन कांग्रेस से, वो भी सांसद रहे हैं। उन्होंने भी पिछली बार कहा था कि हम यमुना शुद्धिकरण करवाएंगे। एक मुद्दा यहाँ प्रबल हावी है और बाकी तो जन सुविधा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता भटक रही है और जनता के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। प्रत्याशी कैसे डील करेंगे आने वाला समय बताया बेगी। मधुसूदन शर्मा जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मैं निखिल को लाना चाहूंगा इस चर्चा में। निखिल भारद्वाज सीधे हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं, जो मथुरा की राजनीतिक हवा को अच्छी तरह वाकिफ है। निखिल, क्या कुछ राजनीतिक माहौल है? आज हेमा मालिनी ने पर्चा दाखिल किया, अपना नामांकन हेमा के द्वारा किया गया, आप वहां का मौजूद थे, क्या कुछ भाजपाइयों में कलेवर दिख रहा था? जी विवेक, मैं बात करूं आज की लोकसभा चुनाव की, जिसमें कि आज हेमा मालिनी जी ने नामांकन दाखिल किया मथुरा से। मैं आपको बताऊं कि अगर बात करें जन समर्थन की, जन सैलाब की, तो एक बात निकल करके आती है, कलाकार को देखने के लिए भीड़ काफी उमड़ती है, लेकिन इस भीड़ का वोटों में तब्दील होता है कि नहीं, ये बात ज्यादा जरूरी है। निखिल, आपने कहा वोटों में तब्दील होता है कि नहीं, आप एक मारामारी वहां देख रहे थे, बहुत ज्यादा मारामारी हो रही थी हेमा के प्रोग्राम में, उस पर क्या कुछ कहना था? आप तमाम पार्टी के नेताओं से आपने बातचीत की, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपने बातचीत की? एक अगर हम बात करें कि जो रैली निकलनी थी, पहले तो यही तय नहीं था कि हेमा मालिनी नामांकन करने किस गाड़ी से पहुंचेंगी। पहले एक रथ सजाया हुआ था, फिर एक तांगा आया, मतलब पब्लिक को ये नहीं पता था कि हेमा मालिनी किस गाड़ी से जाएंगी। फिर जब बाद में हेमा मालिनी आई तो अभी प्राइवेट गाड़ी से ही नामांकन दाखिल करने गई। इससे पब्लिक को काफी इसमें कंफ्यूजन रहा कि किस गाड़ी में जाएंगे, तो यही थोड़ी सी समस्या का कारण बना है। अफरा तफरी सी भी थोड़ी बहुत रही। अच्छा, मैं एक बार फिर मधुसूदन शर्मा जी को चर्चा में लाना चाहूंगा। मधुसूदन जी, आप बीजेपी काफी दिनों से कवर करते हैं, आपको लंबा राजनीतिक अनुभव है, उसके बाद बीजेपी की ये हालत हर बार क्यों होती है? कुछ डिसाइड नहीं हो पाता, करना क्या है उन लोगों को? एक बार फिर रुक करेंगे निखिल भारद्वाज का, जो हमारे साथ सीधे मथुरा से जुड़े हुए हैं, मथुरा से। निखिल, आप आज रहे, कल भी आपने कवरेज किया वहां हेमा मालिनी की, आज नामांकन हुआ था हेमा का, उसके बाद आपने पहला नामांकन भी कवरेज किया कल। आरएलडी और हेमा का अगर हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो क्या कुछ निकल के नजर आता है दोनों में? जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि मथुरा में इस समय लोकसभा चुनावों की जो स्थिति है, तो प्रत्याशी सिर्फ 2 ही दिखते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हेमा मालिनी और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी। क्योंकि माना यह जाता है कि मथुरा में पहले भी जयंत की जो सीट निकली थी वो भारतीय जनता पार्टी के पैक्ट के बाद निकली थी, और इस बार जो राष्ट्रीय लोकदल का पैक्ट है वो कांग्रेस से है। तो साफ तौर पर यह मुकाबला 2 ही दिग्गजों में है, एक तरफ हेमा मालिनी, दूसरी तरफ जयंत चौधरी। हालांकि 2 और दिग्गज मैदान में है, समाजवादी पार्टी से ठाकुर चंदन सिंह और बहुजन समाज पार्टी से अशोक द्विवेदी। लेकिन जनाधार होने के कारण और एक लहर जो मोदी की बताई जा रही है वो साफ तौर से मथुरा में देखी जा सकती है, और मुकाबला सिर्फ देखा जाए तो यहाँ पर कड़ी पार्टियां 2 ही है, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी। विवेक,
जी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि क्या कुछ कलेवर अब नामांकन हो चुका है, बसपा का नामांकन हो रहा है, लेकिन क्या कुछ आगे की तस्वीर हम लोग देख रहे हैं? जी, जैसा कि चुनाव में होता है वादों का दौर, हेमा मालिनी का साफ तौर से कहना है कि यमुना शुद्धिकरण और मथुरा की सड़कें, बिजली के जो मुद्दे हैं वो अहम है और इसी तरीके से वो विकास को आगे बढ़ाएंगी। मथुरा की जनता को बिल्कुल भी विश्वासघात, जिस तरीके से जनता का कहना है कि पिछले 5 सालों में जयंत चौधरी नहीं देखे, हेमा मालिनी बिल्कुल भी ऐसा रिपीट नहीं करेंगी। जब इसके बाद हमने प्रश्न किया कि आप मुंबई से हैं और मुंबई में ही आपका घर है, तो मथुरा में क्यों रहना आप पसंद करेगी, तो इस पर उन्होंने कहा श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से उनका बहुत पुराना नाता है और वो हमेशा से ही श्री कृष्ण के दरबार में आना चाहती थी। ये उनको एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर और सुनहरा मौका मिला है कि श्री कृष्ण की नगरी में आके उनके भक्तों की सेवा करें और साथ ही साथ यहाँ का विकास करें, क्योंकि हेमा मालिनी का ऐसा मानना था केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। विवेक जी, जैसा कि निखिल हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं कि उनमें एक भाव जगा है मथुरा की सेवा भाव। आप राजनीति में काफी लंबे समय से रहते हैं मकसूदन जी, ये तमाम हस्तियां आती तो हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद गायब कैसे हो जाती है, आप हमारे दर्शकों को बताइए एक बार। दरअसल ऐसा होता है विवेक जी कि यहाँ मथुरा एक सांप्रदायिक सद्भाव का एक स्थल रहा है, भगवान कृष्ण की प्यार का प्रतीक रहा है मथुरा, और भगवान कृष्ण की जन्म स्थली है, तो यहाँ सभी लोगों का फोकस रहता है। अच्छा, हर प्रत्याशी मथुरा से चुनाव लड़ना चाहता है। इस बार भाजपा ने यहाँ एक सेलिब्रिटी को उतारा है, वो हेमा मालिनी जो हमारे श्रेय तारिका है वो यहाँ उतरी है। अब आज जो हेमा मालिनी जी ने नामांकन किया है, जो आज जो भीड़ रही है, उस भीड़ को मैं ये मानता हूँ, मेरा अपना विचार है, अपना मत है कि भीड़ बहुत थी, लेकिन उस भीड़ को कितना हम वोट में तब्दील कर पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि सेलिब्रिटी को देखने के लिए भीड़ विवेक भाई बहुत होती है और वोट डालना अलग बात होती है। क्या वो वोटर थे या वो एक बहुत बड़ी सिने तारका को देखने की भीड़ थी कि हेमा मालिनी देखनी है, तो ऐसी भीड़ से आंकलन लगाना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब वोटर बहुत कुछ जान गया है कि हमें किस प्रत्याशी को अपना मत देना है और किसको यहां से जिताकर हम संसद को भेजना है। हम उसी प्रत्याशी को भेजे जो हमारी बात संसद में कहे। हमारा जो सांसद चुना जाएगा विवेक जी, वो सांसद केवल अकेला सांसद नहीं है, वो यहाँ की 20-25 लाख की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उस पर प्रतिनिधित्व करेगा। वो 20-25 लाख की आवाज को पूरे हिंदुस्तान के पटल पे रखेगा, वो संसद में उस आवाज को रखेगा, यहाँ की जो मूलभूत सुविधा उनको रखेगा, तो यहाँ की जनता केवल उसी को वोट देगी कि यहाँ की जो जनता की जो मेन समस्या है, यहाँ की जनता की जो मेन जनता जूझ रही है, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या, यहाँ आज तक मीठा पानी नहीं है, किसी भी प्रत्याशी ने मीठे पानी के लिए नहीं कहा। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ अभी तादाद में बहुत बड़ा एजुकेशन हब नहीं है, एक कोई भी यहाँ मेडिकल ट्रॉमा सेंटर नहीं है। तो इन मथुरा में काफी सांसद आ रहे हैं, काफी लोग अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, लेकिन जब आज तक कोई सांसद मीठा पानी नहीं दे पाया, जबकि पानी सबके लिए जरूरी है, अगर जल है तो जीवन है। तो ऐसी बहुत सी मूलभूत समस्या है, उनके लिए अब ये कितना करेंगे, क्या करेंगे, ये समय बताएगा। अपने अपने दावे सब पेश कर रहे हैं और सही दावों का आकलन और सही बात तो 24 तारीख को जब वोट डालेंगे, और जनता अब बहुत समझदार है, अवेयरनेस की जरूरत नहीं, जनता में अपने आप में बहुत अपने जागरूकता है, जनता ये जानती है कि कौन प्रत्याशी हमारी लाभकारी है, कौन प्रत्याशी हमारी हितकारी रहेगा, किस प्रत्याशी हमको फायदा होगा, कौन प्रत्याशी कहां से आया है, कौन कितना काम करेगा, ये जनता विवेक भाई बड़ी बात जानती है। जनता को बताने की अब जरूरत नहीं है, अब जनता खुद निर्णय विवेक से लेती है, किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, उसका विवेक काम करता है। वो आने वाले 24 तारीख को सभी प्रत्याशियों का जो आंकलन है उसमें अपना मंथन करके वो वोट देगी, और वो ये भी जानती है कि हमारी बात को संसद में कौन रखेगा, वही सांसद बनेगा जो मथुरा की जनता की बात को संसद में रखेगा और मथुरा की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करेगा। मकसूदन जी, आरएलडी से जयंत चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने समस्याओं का निराकरण किया है, बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने समाधान किया है, तमाम लोग जाट, जैसा कि जाट आरक्षण का लॉलीपॉप। कल जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछने की ये कोशिश की कि जाट आरक्षण का ये लॉलीपॉप आप देख के दिखाना क्या चाहते हैं, तो उस पर वो भड़क गए। आखिर ये सवाल एक बड़ा उठता है मकसूदन शर्मा जी कि आखिर राजनेता सवाल सुनना क्यों नहीं चाहते, पत्रकार लोगों का इतना भड़क क्यों जाते सवाल पे? दरअसल ऐसा है, आपने से बात की, रालोद की बात की, रालोद का क्या है, रालोद का जो पहले यहाँ सांसद चौधरी जयंत जी हुए, वो उनका पहले गठबंधन था भाजपा से, आज उनका गठबंधन है कांग्रेस से। कांग्रेस यूपीए सरकार
10 साल से देश में राज कर रही है और उन्होंने गठबंधन किया है। तो अब एक यहाँ बहुत बड़ा फैक्ट है, यहाँ कास्टिज्म ये हर जगह है, प्रभावी और हावी है, और मथुरा में भी एक बहुत बड़ा इसका फैक्टर है क्योंकि जाट बहुल क्षेत्र है। अच्छा, हर पार्टी का आदमी ये सोचता है कि जाट कैंडिडेट को उतार दो मैदान में, तो इसलिए फोकस रहता है। अब चौधरी अजीत सिंह जी के जो सुपुत्र हैं जयंत चौधरी जी, विरासत उनको मिली है, भाई आप पूर्व प्रधानमंत्री के नाती हैं और उनके पिताश्री जो इस समय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं यूपी सरकार में और एक बार सांसद रह चुके हैं। अब जाट वोट जो बाहुल है, हर आदमी की निगाह है ग्रामीण क्षेत्र में। यहाँ एक्चुअली में है क्या विवेक भाई कि ग्रामीण क्षेत्र में जाट बाहुल वोट है और शहरी जो ध्रुवीकरण है वोटों का, उसमें अलग कास्ट है, वैश्य है, ब्राह्मण है, धनगर है, और है, सैनी है, दलित है, इस तरह के वोट है। तो वोटों का ध्रुवीकरण जो होता है वो जाट एक विशेष बाहुल क्षेत्र जाट वोट है। तो हर प्रत्याशी सोचता है कि हम इस प्रत्याशी, अब रालोद को उतार दिया, जाट प्रत्याशी चौधरी जयंत को उतार दिया, हेमा मालिनी भी उसी वेश बता रही। बसपा में ब्राह्मण प्रत्याशी, ब्राह्मण कैंडिडेट उतार एक लड़ रहा है केवल बहुजन समाज पार्टी से, सपा से ठाकुर चंदन सिंह है। अब लोगों का ये कहना है कि जाट बाहुल क्षेत्र है तो रालोद प्रत्याशी को बहुत तादाद में वोट मिलेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता शहरी, अब ग्रामीण जनता भी बहुत शिक्षित हो गई है, ग्रामीण जनता भी बहुत कुछ जानती है। अब ग्रामीण जनता के अंदर भी ये सोच है कि हमें किस प्रत्याशी चुनना है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन एक रेसों में इतना अंतर नहीं होगा। और आपके मैं निश्चित कर दूं आपको, चाहे प्रत्याशी भाजपा का हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे वो गठबंधन रालोद कांग्रेस का हो, या वो किसी का भी हो, इंडिपेंडेंट हो, अब जनता ये जान चुकी है कि हमें सभी प्रत्याशी, होता क्या है कि 5 साल तक जीतने के बाद विवेक भाई कोई प्रत्याशी नजर नहीं आता अपने क्षेत्रों में। ये इस चीज को सभी प्रत्याशी फेस कर रहे हैं, जनता उनसे कह भी रही है। मैंने कई गांवों में गया हूं, मैंने कई गांवों में देखा है यहां जाकर, तो जनता इस बात को कह रही है, वो फेस भी कर रहे हैं, इस बात को देख भी रहे हैं और इस जनता की पीड़ा को आप समझने की वो दोबारा पुनरावृत्ति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार नहीं तो हम इस बार दूर करेंगे। उनका ये कहना है कि अब के हम पे भूल हुई है, अब के भूल नहीं होगी। तो इस तरह की बातें उसके चल रहे हैं अपने, और वो जनता को लुभावने वादे कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी कीमत पे जीत हासिल हो, हर प्रत्याशी के अपने अपने दावे हैं। अब जीत किसकी होगी ये 24 तारीख को मालूम पड़ेगी और असली जो परिणाम होगा वो 16 मई को मालूम पड़ जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा विवेक भाई। अच्छा, यही सवाल मैं एक बार निखिल से दोहराना चाहूंगा। निखिल, आप राजनीति में हैं, आप काफी समय से राजनीति कवरेज करते हैं, आज भी आप राजनीति की कवरेज की, कल भी आप नामांकन में मौजूद थे। तो एक हुजूम से अगर हम देखें, फर्स्ट लोग कहते हैं कि कभी वोट का प्रतिशत उससे तय नहीं होता कि आखिर भीड़ किसमें कितनी है, लेकिन लोगों का रुझान क्या कुछ कहता है निखिल? बताऊं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो बिल्कुल आखिर में पता पड़ेगा, लेकिन जो मथुरा की हवा है, जो मथुरा की लहर है, इसमें मोदी फैक्टर काम करता दिखाई दे रहा है। लेकिन जयंत चौधरी को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जाट उम्मीदवार को उतारा हेमा मालिनी के रूप में, जो कि एक स्वयं में स्टार प्रचारक है। इसका लाभ हेमा मालिनी को मिलना सुनिश्चित है। इसके बाद पूरे देश में मोदी की जो लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की मोदी की लहर चल रही है, उसका फायदा भी यहाँ की सीट को हो सकता है। लेकिन यहाँ के गांव का जो प्यार, गांव का जो लगाव माननीय अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी के साथ है, उसको हम नहीं निगलेक्ट कर सकते। वो भी मैदान में है। बहुत ही कड़ा मुकाबला इस बार मथुरा की संसदीय सीट पर देखने को मिल रहा है। विवेक, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। देखते रहिए समाचार 24। पीएम आवाज, कौन होगा राजनीतिक गणित में पास, कौन करेगा देश पे राज, किसका होगा जनता से सरोकार, किस पर करेगी जनता विश्वास, चलेगी किसकी आंधी, होगा किसका सुपड़ा साफ। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम कुर्सी का सरताज, सिर्फ समाचार 24 पर। कोई प्रलोभन नहीं चलेगा, वोट देंगे हम अपनी समझ से।
से, न डर से, न प्रलोभन से। वोट देंगे अपनी समझ से। फिर से हमारी खास प्रोग्राम कुर्सी का सरताज कौन, सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो लोग जुड़े हुए हैं, निखिल भारद्वाज सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा से, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मधुसूदन शर्मा जी सीधे जुड़े हुए हैं। हम दोनों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं निखिल के पास जाना चाहूंगा। निखिल के पीछे मुझे कुछ बच्चे और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, एक शायद एक विकलांग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो हैंडीकैप है। निखिल, उनसे बात करिएगा, वो क्या चाहते हैं अपने सांसद से, क्या चाहते हैं अगली सरकार से? और पिछली सरकार में आपको क्या लाभ मिला बताइए। यहाँ तो ये है कि 5 साल हर बार चुनाव होता है, हर बार चुनाव में यही होता है, किसी के लिए कोई फायदा नहीं। नया कैंडिडेट आया, अभी हम इनके लिए मोदी ये लाए हैं, हेमा मालिनी को लाए हैं। अब देखते हैं क्या होता है, इसका विकास चल रहा है, क्या कराते हैं विकलांगों के लिए। आपको क्या आशा है, आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? अरे विकलांगों के लिए कुछ तो सुविधा मिलनी चाहिए। बेरोजगार डोलते हैं, कोई रोजगार नहीं है और धंधा भाई कुछ नहीं है भाई, कुछ तो मिले विकलांगों। जी, ये इनका दर्द ठीक से आपके सामने आ रहा है, जो इनका दर्द है कि कोई भी सरकार आए कोई कुछ नहीं करता इस तबके के लिए। विवेक, अब मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, मैं इनसे बात करके कुछ सवाल मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूंगा। जी जी निखिल पूछेगा। जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं, आप किसको जानते हैं इस इलेक्शन में, किसको जिताने वाले हैं? हेमा मालिनी को। हेमा मालिनी को आप जिताना चाहते हैं? आप किसको जिताना चाहते हैं? हेमा मालिनी को। क्यों जिताना चाहते हैं हेमा मालिनी को? क्योंकि वो एक तो बीजेपी से है और बीजेपी की बीजेपी से है तो क्यों जिताना चाहते हैं? बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है पता आपको? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र जी। मोदी। तो विवेक, साफ तौर से देखा जा सकता है जो बच्चों में इस बार चुनाव का, हालांकि ये लोग वोट नहीं दे सकते क्योंकि ये 18 वर्ष की आयु से कम है। मैं एक बार और अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, एक बार कैमरा घुमाए, आप बताइए वोट किसको देंगे? हम मोदी को आपको देना। तो आपने देखा साफ तौर पर बच्चे, विकलांग, जो भी हमारे साथ कांटेक्ट में आता है, जो भी मोदी की लहर के आगे सब लोग सामने आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका देने की बात करते हैं। लेकिन विवेक, सारी बातें अपनी एक तरफ है, हमने तमाम चुनाव देखे हैं, पब्लिक से हम कुछ बात करते हैं, लेकिन जब वोट डालने का समय आता तो आदमी अपने दिल की ही सुनता है। लेकिन उस समय ही देखा जाएगा कि मथुरा की संसदीय सीट से विजयी कौन होगा, लोकसभा चुनाव 2014 या मोदी की लहर मथुरा में काम आएगी। विवेक, निखिल, आपके पीछे मुझे दो लोग और दिखाई दे रहे हैं, कृपया उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, जानिएगा आखिर वो क्या सोचते हैं, क्या कुछ उनकी राय है इलेक्शन के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, इन इलेक्शंस में आपको क्या उम्मीद है, क्या कुछ होना चाहिए, क्या नया बदलाव होना चाहिए? आप आ जाइए, आप बताइए क्या बदलाव होना चाहिए? हमको तो यही है कि कम से कम ये जो हेमा मालिनी है यही जीते यहाँ पर, हमको यही बदलाव है। नहीं, हेमा मालिनी क्यों, जयंत चौधरी क्यों नहीं?
जयंत चौधरी इसलिए नहीं क्योंकि जयंत चौधरी कभी बखत पे कभी इनकी शकल दिखी ना, इनकी कभी इनका कोई विचार हमने देखा ना, इनको कभी ये देखा कि हाँ जी आज इनकी मथुरा में तरक्की हो रही है, ना कोई तरक्की दिखलाई है मालिक। जी 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 निखिल एक सवाल इनसे पूछेगा, चंदन सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हुए, इनके पास ही रहते हैं, ये कह रहे हैं मथुरा का प्रत्याशी ने इन्होंने भारी उठाया, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी से आखिर उनसे इनको क्या प्रॉब्लम है भाई, वो सवाल पूछेगा इनसे। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के हाथ में पूरी तस्वीर और उनके प्रत्याशी ठाकुर चंदन सिंह आम आदमी पार्टी जो कि पूरी देश में छाई हुई है, एक उसने लोकप्रियता पाई है, अरविंद केजरीवाल जिसके संयोजक है, उनसे उम्मीद आपको क्यों नहीं है? काफी जनता को अपने आकर्षित करके इस उम्मीद को लहर दिखा दी है कि हाँ साहब मैं जो हूँ इसमें कुछ कर सकती हूँ, कुछ लायक कर सकती हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद लग रही है, इसलिए जनता को ही सबसे ज्यादा ये बढ़ावा दिख रहा है कि हाँ हेमा मालिनी हमारा कुछ करेगी और शायद भविष्य में हमें उम्मीद भी लग रही है। तो विवेक, साफ तौर पर एक सज्जन हमारे साथ और आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं और क्या इन चुनावों में कुछ नया करना चाहते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम भगवान दास है। अच्छा, ये बताइए, जो चुनाव चल रहे हैं इनको देखते हुए आपका वोट कहाँ जाएगा और आप क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए, क्या केंद्र में होना चाहिए? दरअसल पॉलिटिक्स से मैं जानकारी ही नहीं पॉलिटिक्स के बारे में। अच्छा अच्छा, चलिए, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानते नहीं, उनको नहीं पता कि कौन चुनाव में खड़ा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जी विवेक। कहेंगे तमाम और लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, तमाम और दर्शकों से हमारे से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं तब तक मधुसूदन शर्मा जी का रुख करूंगा। मधुसूदन जी, जहां तक आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को मोदी का नाम याद है, छोटे छोटे और लोगों को भी मोदी का नाम याद है, तमाम लोगों से हमारे संवाददाता निखिल भारद्वाज ने बात की, सब लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। भाई आखिर ये मोदी की हवा है, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि मोदी की हवा है ही नहीं। ऐसा है विवेकी, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आज जो मैं अभी आप बता रहे हैं कि सेलिब्रिटी है, बच्चों को और आम जनमानस को इससे मतलब नहीं है कि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं, तो हर आदमी राजनीति की परिभाषा नहीं समझता, हर आदमी राजनीति के गणित को नहीं समझता। राजनीति एक वो चीज है कि उसको समझना सबके लिए बहुत मुश्किल चीज है। तो इसलिए आज राजनेता जो हमारे देश पे कुछ 550 लोग। मधुसूदन जी तो रोकना चाहूंगा, बीच में आपको रोकना चाहूंगा, निखिल की तरफ रुख करेंगे जहां कुछ और तमाम लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए, वो एक बार चरण से बात करना चाहेंगे। निखिल, आपके साथ एक महिला जुड़ी हुई है, क्या कुछ कहना चाहती है? ये महिलाओं का क्या कुछ वोट जा रहा है भाई? बिल्कुल विवेक, मैं आपको आप बताइए, हेमा मालिनी एक महिला उम्मीदवार आपके सामने है और इस बार मथुरा से जो चुनाव है काफी रोमांचक होने जा रहा है, आपका वोट किधर जाएगा और क्यों जाएगा? हमारे हेमा मालिनी की तरफ से। हेमा मालिनी एक स्टार प्रचारक है, एक अभिनेत्री है, सिर्फ इसलिए या वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है? भारतीय यहाँ पे अच्छा करेगी ना। नहीं, जयंत चौधरी ने भी यही आपसे सारी बातें कही थी, आपने उनको वोट दिया था, तो इस बार हेमा को क्यों? हेमा को देंगे कि अच्छा करेगी। तो अच्छा, ये बताइए कि महिला के तौर पर आपको क्या उम्मीदें हैं? अगर महिला उम्मीदवार मथुरा से जीतता है तो क्या कुछ खास महिलाओं के लिए किया जाएगा? हाँ, महिला को करेंगी तो हम भी महिला को। तो विवेक, साफ तौर से जो महिलाओं की भी अगर बात, निखिल एक सवाल इनसे पूछिएगा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में हुआ है, मथुरा में ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाती है कि नहीं? अगर सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती तो क्या क्या इनको सुधार की जरूरत दिख रही है? मैं बिल्कुल पूछता हूँ, मथुरा में महिला कितना सुरक्षित है? आपको क्या लगता है, मथुरा में आप रात में 9 बजे 10 बजे बाद अकेले बाहर निकल सकते हैं? नहीं। इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि रात में जो महिलाओं की सुरक्षा है, महिला घर से निकलने से डरती है, आखिर क्यों? अरे भैया, अभी रात में भी 8 बज जाते, उसके पीछे भी मोटरसाइकिल पे आदमी लग जाते हैं, ऐसे के लिए जा ही नहीं सकते। नहीं, इसके पीछे तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार हुआ, तो आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? पुलिस को ही मानेंगे। पुलिस सख्त होती है, सारी हरकतें नहीं होंगी। तो विवेक जी, सीधे अगर हम बात करें सुरक्षा, महिला सुरक्षा की, तो महिला अपने आप को इस समय असुरक्षित ही महसूस कर रही है। उनका साफ तौर से कहना है कि रात को अगर 8 बजे बाद भी घर से बाहर निकलते हैं तो चेन खींचने का डर, कुछ भी चोरी चकारी का डर उनको लगा रहता है। विवेक, निखिल एक बात और इनसे पूछेगा, आखिर वो क्या चाहती है नई सरकार से? वो आखिर चाहती क्या है महिलाओं के लिए? जी अच्छा, नई सरकार से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आप क्या चाहती है, नई सरकार को क्या करना चाहिए महिलाओं के लिए? महिला की सुरक्षा होनी चाहिए। महिला की कहीं जा रही है, उनकी जैसे कोई घर में भी परेशानी है, कोई परेशानी में भी लड़ाई है बड़ाई है, काम में आना चाहिए महिला करके। तो विवेक, साफ तौर से एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि नई सरकार बनती है या यही सरकार दोबारा आती है, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास कर पाती है। मधुसूदन जी को मैं लाना चाहूंगा इस चर्चा में। मधुसूदन जी, पूर्व सांसद जयंत चौधरी
जिनको देखना शायद दुर्लभ हो गया हमारे लिए और आपके लिए भी और तमाम उन जनताओं के लिए। उससे पहले भी तमाम सांसद रहे, यहाँ से तमाम मंत्री रहे, लेकिन आखिर मथुरा का विकास में अड़ंगा क्यों हर बार लगा रहता है भाई? विवेक जी, मेरे लिए प्रश्न कर रहे हैं आप? जी मकसूद जी, विवेक भाई कि ये जो आपने प्रश्न किया है बहुत बढ़िया किया है और बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ये जयंती यहाँ से सांसद रहे मथुरा से और मथुरा की जनता का नेतृत्व इन्होंने किया पार्लियामेंट में, लेकिन नाराज रहे। ये शिकायत आपने जो प्रश्न किया बहुत ही बढ़िया किया है और सही समय पे किया है। ये शिकायत जनमानस की भी है, ये शिकायत ग्रामीण अंचलों में भी है। जहां जहां लोकसभा क्षेत्र का है तो वहां मैंने खुद कई जगह जाकर देखा है, इनकी मीटिंगों को अटेंड किया है, तो ये जनता इनसे पूछ रही है, जनता इनसे सवाल जवाब कर रही है कि आखिर आप 5 साल तक कहां रहे, आप 5 साल तक क्यों नहीं दिखे। तो इस चीज का इनको एहसास है और ये उस चीज को कैसे भी दूर करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और जनता को ये विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो मुझ पे गलती हुई है वो नहीं होगी। लेकिन ये नेताओं के कसमे वादे हैं और हम लोग मीडिया के लोग देखते रहते हैं, अब कितना ये सार्थक करते हैं और कितना उस चीज को सही करते हैं, ये तो नेता जाने। जनता तो हर बार छली जाती है विवेक भाई, जनता के संग तो हर बार छलावा होता है। जनता का मौका केवल एक दिन आता है और नेताएं 5 साल नेता बनके यहाँ से सांसद बनेंगे और 5 साल तक अपने सुख सुविधाओं का वो आनंद लेंगे और जनता को एक दिन का मौका मिलता है वोट डालने का, उसमें जनता इस तकदीर बदलती है देश की। लेकिन ये बहुत बड़ा मौका है। मैं तो ये कहूंगा जनता से कि आप गुण दोष के आधार पर और सही देखिए और जिसको भी आपको अपना लोकसभा प्रत्याशी यहाँ चुनना है वो ऐसा प्रत्याशी चुनिए वो आपके जो यहाँ की समस्याएं उन समस्याओं का समाधान करे और जो आपकी तकलीफ है, दुख दर्द है, उसमें आपका हमदर्द बने। क्योंकि किसी के कहने में और किसी के बहकाने में आप वोट ना दें। आने वाले 24 तारीख को जो मतदान हो उसमें अधिक से अधिक यहाँ से घर से सब लोग निकले और इस मतदान में अपना मत का प्रयोग करें, क्योंकि ये आपका एक मौका है। अगर ये मौका चूक गया तो फिर आपके लिए कोई मौका नहीं मिलेगा और फिर 5 साल बाद ही पुनः आपको मौका मिलेगा। जो वादे और जो समस्याएं आप जूझ रहे हैं वही वादे कसमे नेता फिर करेंगे। इसलिए जनता को सोच समझ के अपनी बुद्धि विवेक से वोट देना चाहिए। प्रत्याशी अनेक है, पार्टी के भी है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र भी लड़ रहे हैं, लेकिन ये जनता को तय करना होगा कि हमें अपना मत किसको देना। लेकिन आपके पीछे तमाम लोग खड़े हुए, एक बार इनसे जानिएगा क्या कुछ कहना चाहते हैं ये चैनल के माध्यम से अपने लोकसभा प्रत्याशी को। कहाँ से है? और ये बताइए आज जो मथुरा के चुनावों की स्थिति है, जो आपके सामने उम्मीदवार हैं, एक तरफ हेमा मालिनी है, एक तरफ जयंत चौधरी और तमाम उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी से, आपको किससे उम्मीद है और आप किस ओर आपका वोट जाए? हमें तो सिर्फ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से ही उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में जो भी सरकारें बनी हैं उन्होंने यहाँ पर रहने वाले आवाम की सभी इच्छाओं पर पानी फेर दिया है, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो कांग्रेस या समाजवादी। इससे पहले भी जो सांसद रहे थे 2 बार चौधरी तेजवीर सिंह रहे थे, क्या कुछ उन्होंने अच्छा किया था आप ये बताइए? वो भारतीय जनता पार्टी से थे। हाँ, उन्होंने यहाँ का विकास में काफी अच्छा, मतलब यहाँ के मथुरा के विकास में काफी सहयोग किया था। यमुना के कार्य में उन्होंने काफी सहयोग किया था। लेकिन हम अब ये इच्छा करते हैं मोदी सरकार से कि वो मथुरा को एक बेहतर मथुरा, ग्रीन मथुरा बनाने की कोशिश करें। विवेक, मोदी सरकार अभी आई नहीं, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस मोदी सरकार से बहुत कुछ है। आप बताइए आपका वोट किधर जाएगा? नहीं, हेमा मालिनी की तरफ जाएगा, मोदी सरकार की तरफ जाएगा। तो मैंने तो अपने व्हाट्सएप लेकिन एक सवाल इनसे पूछिएगा, ये लोग जैसा कि उन्होंने बताया कि ये व्यवसाय से ताल्लुक रखते हैं, आखिर क्या क्या कुछ प्रॉब्लम है व्यवसायियों को मथुरा में? आप एक व्यवसायी हैं, एक व्यवसायी के तौर पर आप अपने आप को मथुरा के अंदर कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? इस समय तो बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, लेकिन हम मोदी सरकार से ये इच्छा रखते हैं कि वो यहाँ के व्यवसायियों को, यहाँ की बहन बेटियों सुरक्षा में चूक कहाँ है? कहाँ आप असुरक्षित हैं? असुरक्षित ये है कि आज हम कहीं पर भी जाते हैं तो लूटपाट आजकल होती रहती है। यहाँ पर कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कोई सी भी। तो विवेक, साफ तौर पर आपने सुना एक जो कॉमन बात निकल करके आई, वो बहन बेटी की सुरक्षा और व्यापारियों की सुरक्षा। प्रदेश सरकार यूपी में अगर हम बात करें, हमारी भी तमाम खबरें आती हैं, इसमें लूटपाट की तमाम खबरें होती हैं।
तो सुरक्षा का यूपी में माहौल तो है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है विवेक। मधुसूदन जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर हो क्या गया इस यूपी की सरकार को, इतनी गुंडई, एक हद होती है गुंडई की महाराज, वो एक हद पूरी हो नहीं पा रही। उसके बाद चंदन सिंह कहते हैं कि हम ड्रीम मथुरा बनाएंगे, अखिलेश यादव कहते हैं कि सपनों का उत्तर प्रदेश बनाएंगे। ये आखिर करना क्या चाहते हैं भाई? कैसे सपनों का उत्तर प्रदेश बनाएंगे? ऐसे बनेगा क्या सपनों का उत्तर प्रदेश? अब विवेक जी मेरे लिए कर रहे हैं प्रश्न जी। विवेक जी इसको प्रश्न को दोबारा दोहराइए आप। मधुसूदन जी, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अभी तमाम लोग थे, तमाम महिलाएं थी, वो कह रही थी मथुरा में हम असुरक्षित है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंदन सिंह लगातार दावा करते हैं कि मथुरा को उन्होंने ड्रीम मथुरा बना दिया, अगर वो एक बार चुनाव जीत जाएंगे तो उसको क्वीन मथुरा बना देंगे। भाई आप ले जाना कहां चाहते हैं इस मथुरा को? मैं विवेक जी आपको बता दूं, मैंने आपका प्रश्न समझ लिया और मैं आपको इसका सीधा साधा एक बहुत ही सटीक आंसर देना चाहता हूं। दरअसल है क्या, समाजवादी पार्टी जब सरकार में आई तो जनता को बहुत उम्मीद थी कि एक युवा सम्राट के तौर पे मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी को पेश किया गया यूपी के लिए। यूपी की जनता ने, यूपी के युवाओं ने, यूपी की युवतियों ने विश्वास किया और एक सपना देखा कि एक युवा सम्राट है और युवा सम्राट इस यूपी के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने एक्चुअली क्या है कि समाजवादी सरकार के संग एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अखिलेश जी अपना निर्णय स्वयं बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं और बहुत कुछ सोचने को मजबूर होते हैं। उस निर्णय लेने के लिए उनके सामने तमाम दिक्कतें आती हैं क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर रहता है और वो प्रेशर में इस समय अपनी राजनीति के तहत जो काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया है और उनकी सोच बहुत आउटलुक है, समग्र दृष्टिकोण है, वो प्रदेश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब रही आपकी की समाजवादी पार्टी की सरकार है और फिर भी जो मैं देख रहा हूं, अभी आपने दिखाया और मैंने देखा कि जनता में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब लोग एक मोदी फैक्टर, ये इसमें कोई बुराई नहीं है मानने से कि एक मोदी फैक्टर बहुत बड़ी लहर है देश में और मोदी फैक्टर चल रहा। भाजपा की तुलना हम करें तो भाजपा के अलावा एक मोदी फैक्टर है, भाजपा का नहीं इतना फैक्टर मोदी का है कि चारों तरफ मोदी मोदी हो रही है। अब हमें ये देखना है कि आखिर इस देश को कौन कहां ले जा रहा है, इस देश के विकास में कौन सबसे बढ़िया पार्टी काम करेगी। रही मुद्रास्फीति की, सूचकांक की, ये कितने ऊंचे जा रहे हैं, कितनी नीचे जा रहे हैं। हमें राजनीति में देश की तब्दील बदलने में हमें ऐसे लोगों को चुनना है कि वो इस देश में आज बहुत बड़ी ज्वलन समस्या है भ्रष्टाचार की। आखिर भ्रष्टाचार को कौन खत्म करेगा? उससे एक बहुत बड़ी ज्वलन समस्या है बेरोजगारी की। आज देश में बेरोजगारी समाप्त हो जाए तो भ्रष्टाचार जी चुनाव लड़ रहे हैं, वाराणसी से केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी कहते हैं कि हम वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। आखिर वाराणसी का रण किधर जाता दिख रहा है आपको? कहां से बात कर रहे हैं आप? वाराणसी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, वाराणसी के लिए अगर मैं बात करूं आपसे, आपका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी वहां चुनाव लड़ रहे हैं और लेकिन आखिर क्या कुछ दिखता है? वाराणसी से केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वाराणसी से मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, वाराणसी से कांग्रेस से दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ने के प्रयास में। आखिर ये अभी तय नहीं है कौन कांग्रेस से अभी प्रत्याशी होगा, कांग्रेस अभी तय नहीं कर पाई अपना प्रत्याशी। आखिर वाराणसी का गणित जाता किधर है निखिल? क्योंकि अपने अपने नेताओं के अलग अलग कद हैं। जो नरेंद्र मोदी का और राजनाथ सिंह का, कुछ जो 5 नेताओं का जो भारतीय जनता पार्टी में कद है, वो अपने आप में अलग कद है, सबसे बड़ा कद है। नरेंद्र मोदी इस समय भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के साथ साथ लोकप्रिय नेता भी हैं। तो नरेंद्र मोदी को वाराणसी में चुनौती देना आसान बात नहीं है। सारी पार्टियां भी, बीच में एक बात आई थी, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि सभी पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है विवेक, तो मामला दिलचस्प हो सकता है।